जो स्टील से 200 गुना ज्यादा मजबूत है, लेकिन इतना पतला कि लगभग अदृश्य है। अनबिलीवेबल लगता है ना? बिल्कुल, पर दोस्तों ये सच है और इसे ग्राफीन कहते हैं। और ये तो सिर्फ एक मटेरियल है जिसकी दुनिया में हम आज गो डेल्विंग करने वाले हैं। अगर ये आपको सीखने में मदद करता है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं, अपना फीडबैक कमेंट करें और इस चैनल को ग्रो करने में मदद करने के लिए इसे शेयर करें। सो लेट्स लॉक इन द जर्नी टुगेदर। एब्सोल्युटली। आज हम मटेरियल साइंस के फ्यूचर की जर्नी पर जा रहे हैं। कहाँ से शुरू कर रहे हैं? हम ग्राफीन जैसे वंडर मटेरियल से शुरू करेंगे, फिर स्मार्ट मटेरियल्स तक जाएंगे, ओके। फिर नैनो टेक्नोलॉजी के फंडामेंटल्स और इंडिया में उसके एप्लीकेशंस को समझेंगे, और एंड में? और अंत में हम सुपर कंडक्टिविटी और मैगलेव ट्रेन्स के फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। इट्स गोना बी एन एक्साइटिंग राइड। आई एम रेडी, लेट्स डू इट। तो इस अमेजिंग जर्नी की शुरुआत कहाँ से करें? We start with the king of all new materials. Topic name graphene. ब्रॉड माइक्रो थीम, द 2D वंडर मटेरियल। Okay, graphene. मैंने ये शब्द हर जगह सुना है। इसे वंडर मटेरियल कहते हैं, पर ये है क्या चीज? चलो इसको अनपैक करते हैं। राइट। बेसिकली ग्राफीन कार्बन एटम्स की एक सिंगल लेयर है, सिर्फ एक एटम जितनी मोटी। जस्ट वन एटम थिक। हाँ, और ये एक परफेक्ट हेक्सागोनल मतलब हनीकॉम्ब जैसे लैटिस में अरेंज्ड होती है। सोचो, ये अब तक का बनाया गया सबसे पतला मटेरियल है। वाओ, और ये आता कहाँ से है? गेस करो, तुम्हारी पेंसिल की नोक से। ग्राफाइट बेसिकली ग्राफीन की लाखों लेयर्स हैं जो एक के ऊपर एक स्टैक्ड हैं। अच्छा। इसका बैकग्राउंड भी बहुत फैसिनेटिंग है। सालों तक साइंटिस्ट सोचते थे कि एक स्टेबल 2D मटेरियल बनाना इम्पॉसिबल है। फिर क्या हुआ? फिर 2004 में यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के दो साइंटिस्ट एंड्रे गेम और कॉन्स्टेंटिन नोवोसोलोव ने इसे एक स्कॉच टेप से आइसोलेट कर लिया। वेट व्हाट? स्कॉच टेप से? स्टिकी टेप से? हाँ बिल्कुल, और उन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला। ये तो कमाल है। तो इसका कोर लॉजिक क्या है? ऐसा क्या खास है इस एक एटम मोटी शीट में? इसकी प्रॉपर्टीज मतलब एक सुपर हीरो की शक्तियों जैसी हैं। चलो इन्हें तोड़ते हैं। ओके। पहला, इसकी स्ट्रेंथ। ये स्टील से 200 गुना ज्यादा मजबूत है। 200 टाइम्स? हाँ, एक ग्राफीन शीट इतनी स्ट्रांग है कि अगर एक हाथी पेंसिल की टिप पर खड़ा हो जाए तो भी वो इसे तोड़ नहीं पाएगा। दैट्स इनसेन। दूसरा, इसकी कंडक्टिविटी। ये कॉपर से बेहतर इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट करता है। प्लस इसकी इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी सुपर हाई है, सिलिकॉन से बहुत ज्यादा तेज। सिलिकॉन जो हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स का दिल है। करेक्ट। तीसरी प्रॉपर्टी, ये अनबिलीवेबली लाइट वेट और फ्लेक्सिबल है। तुम इसे स्ट्रेच कर सकते हो, फोल्ड कर सकते हो, बेंड कर सकते हो। और चौथी? और चौथा, ये लगभग पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। करीब 97.7% लाइट को पास होने देता है। ओके, रुको। स्टील से ज्यादा स्ट्रॉन्ग, कॉपर से बेहतर कंडक्टर, फ्लेक्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट। ये तो साइंस के लिए एक चीट कोड जैसा लग रहा है। मेरा पहला सवाल, कोई चीज इतनी पतली होकर इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? ये स्ट्रेंथ आती कहाँ से है? एक्सेलेंट क्वेश्चन। इसका राज है इसके परफेक्ट हनीकॉम्ब लैटिस स्ट्रक्चर में। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर? हाँ, ग्राफीन में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग और स्टेबल होते हैं। जब तुम इस पे फोर्स लगाते हो तो ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर उस स्ट्रेस को पूरी शीट पर परफेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, किसी एक कमजोर जगह पर कॉन्सेंट्रेट करने के बजाय। अच्छा, तो फोर्स फैल जाता है? बिल्कुल। ये नेचर का सबसे एफिशिएंट और रोबस्ट डिजाइन है, एटॉमिक स्केल पर। सही है। दूसरा सवाल, आपने कहा इसकी इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी सिलिकॉन से ज्यादा है। इसका मेरे और मेरे कंप्यूटर के लिए क्या मतलब है? क्या इससे कंप्यूटर सच में तेज हो जाएंगे? बिल्कुल। सिंपल शब्दों में इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ये है कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन मटेरियल के अंदर कितनी तेजी से मूव कर सकता है। ओके। सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन्स बहुत इधर उधर टकराते हैं जिससे वो स्लो हो जाते हैं। ग्राफीन के परफेक्ट लैटिस में इलेक्ट्रॉन्स बिना किसी रेजिस्टेंस के तेजी से निकल जाते हैं। मतलब? इसका मतलब है कि ग्राफीन से बने ट्रांजिस्टर्स पर सेकंड ट्रिलियंस बार स्विच ऑन और ऑफ हो सकते हैं, जिससे हमारे फ्यूचर के कंप्यूटर्स और फोन्स अनबिलीवेबल फास्ट हो सकते हैं। वाओ। ओके, तीसरा सवाल, आपने कहा था कि ये हीट का भी एक बेहतरीन कंडक्टर है। बिल्कुल। उसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या होगा? सोचो, तुम्हारा फोन या लैपटॉप बहुत यूज करने पर गर्म हो जाता है। हाँ बिल्कुल। वो गर्मी समय के साथ कंपोनेंट्स को डैमेज करती है। अगर आप ग्राफीन को एक हीट डिसिपेटिंग फिल्म के रूप में इस्तेमाल करें तो ये उस हीट को तुरंत फैला देगा, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स को ठंडा रखेगा और उनकी लाइफ बढ़ा देगा। ये तो हाई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली। समझ में आ गया। अब आते हैं एप्लीकेशंस पर। ऐसी प्रॉपर्टीज के साथ रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट तो बहुत बड़ा होना चाहिए। रेवोल्यूशनरी कहना सही होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में सोचो फोल्डेबल फोन्स या ट्रांसपेरेंट रोलेबल टीवी स्क्रीन्स के बारे में। राइट। हेल्थ केयर में इसे अल्ट्रा सेंसिटिव बायोसेंसर्स के लिए यूज किया जा सकता है ताकि बीमारियों का जल्दी पता चल सके, या टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के लिए। और एनर्जी में ग्राफीन सोलर सेल्स को ज्यादा एफिशिएंट बना सकता है और ऐसी बैटरीज जो घंटों में नहीं सेकंड्स में चार्ज हो जाएं। डिफेंस के लिए अल्ट्रा लाइट वेट और स्ट्रॉन्ग बॉडी आर्मर। और एनवायरनमेंट के लिए भी? हाँ, ग्राफाइन ऑक्साइड मेम्ब्रेन से पानी को डीसैलिनेट और प्यूरिफाई किया जा सकता है, वो भी अजीब एफिशिएंसी के साथ। आपने अभी वाटर प्यूरिफिकेशन का जिक्र किया, तो मेरा चौथा सवाल, क्या ये सच है कि ग्राफीन समुद्र के पानी को पीने लायक बना सकता है? हाँ, ये सबसे एक्साइटिंग एप्लीकेशंस में से एक है। कैसे? एक ग्राफीन ऑक्साइड शीट को छोटे छोटे पोर्स या छेदों के साथ इंजीनियर किया जा सकता है। ये छेद इतने बड़े होते हैं कि पानी के मॉलिक्यूल्स निकल सकें, लेकिन इतने छोटे कि बड़े नमक के आयंस और दूसरे कंटामिनेंट्स को रोक लें। मतलब एक परफेक्ट एटॉमिक स्केल छलनी की तरह? बिल्कुल। सो दैट्स सुपर कूल ना? ये तो माइंड ब्लोइंग है। इस पर आखिरी सवाल, अगर ग्राफीन इतना कमाल का है तो मेरा फोन फोल्डेबल क्यों नहीं है और हर चीज इससे क्यों नहीं बनी अब तक? इसमें कैच क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज वही है जिस पर हर कोई आकर रुक जाता है, कॉस्ट और मास प्रोडक्शन। अच्छा।
एक लैब में ग्राफीन की छोटी हाई क्वालिटी शीट्स बनाना एक बात है, लेकिन कमर्शियल प्रोडक्ट्स के लिए सस्ते में और कंसिस्टेंटली बड़ी फ्लॉलेस शीट्स बनाना अभी भी एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग बाधा है। हम बेहतर हो रहे हैं पर अभी तक वहां पहुंचे नहीं हैं। बिल्कुल, वही मुख्य बॉटलनेक है। मेक सेंस। ओके, चलो इसको लॉक करते हैं। प्रैक्टिस क्यू। अब पॉज करें और इस हिस्से को जोर से बोलने की प्रैक्टिस करें। ग्राफीन इज 200 times stronger than steel, transparent and has super high electron mobility. परफेक्ट। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, ग्राफीन एक 2D वंडर मटेरियल है जिसमें टेक्नोलॉजी के हर एक फील्ड को बदलने की क्षमता है। बस एक बार हम मैन्युफैक्चरिंग पजल को सॉल्व कर लें। तो अगर ग्राफीन एक फ्लैट शीट है तो क्या होता है जब आप उसे रोल अप करते हैं? तो आपको मिलता है हमारा अगला अमेजिंग मटेरियल। टॉपिक नेम कार्बन नैनोट्यूब्स, CNTs। ब्रॉड माइक्रो थीम, रोल्ड अप ग्राफीन विद सुपर स्ट्रेंथ। ओके, ये तो आसान लग रहा है। तो आप ग्राफीन की एक शीट लेते हैं और उसे एक छोटे सीमलेस सिलेंडर में रोल कर देते हैं। एग्जैक्टली यही CNTs का इंट्रोडक्शन है। यह सिलिंड्रिकल नैनो स्ट्रक्चर्स हैं जो कार्बन एटम से बने हैं। इन्हें ग्राफीन के कजिन समझो। राइट। इसका बैकग्राउंड ये है कि ये 1991 में डिस्कवर हुए थे, ग्राफीन के आइसोलेट होने से भी पहले। लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने रियलाइज किया कि ये एसेंशियली रोल्ड अप ग्राफीन ही थे। अच्छा। आप शीट को कैसे रोल करते हैं उसके आधार पर आपको अलग अलग टाइप्स मिल सकते हैं, पर मुख्य रूप से ये सिंगल वॉल्ड नैनोट्यूब्स SWNTs जो एक लेयर होती हैं, या मल्टी वॉल्ड नैनोट्यूब्स MWNTs जो कंसेंट्रिक ट्यूब्स जैसे होते हैं, एक के अंदर एक में कैटेगराइज किए जाते हैं। तो इसका कोर लॉजिक क्या है? क्या इनके पास भी ग्राफीन जैसे सुपर पावर्स हैं? वो ग्राफीन के कई सुपर पावर्स इनहेरिट करते हैं, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अनोखी है, स्टील से लगभग 100 गुना ज्यादा। वाओ, 100 times। ये उन्हें संभवतः सबसे मजबूत फाइबर्स में से एक बनाता है। उनके पास एक्सीलेंट थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। और सबसे अनोखी बात यह है कि आप ग्राफीन शीट को किस एंगल पर रोल करते हैं, जैसे उसकी कायरलिटी कहते हैं, उसके आधार पर एक CNT या तो एक मेटालिक कंडक्टर हो सकता है या एक सेमीकंडक्टर। वेट रुको, मेरा पहला सवाल, सिर्फ रोल अप एंगल बदलने से आप उसकी फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को मेटल से सेमीकंडक्टर में बदल सकते हैं? ये कैसे मुमकिन है? ये प्योर क्वांटम मैकेनिक्स है। रोल का एंगल ट्यूब के सर्कमफरेंस के साथ कार्बन एटम्स के अरेंजमेंट को तय करता है। ओके। ये अरेंजमेंट तय करता है कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए कौन से एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल हैं। कुछ अरेंजमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स मेटल की तरह आजादी से बह सकते हैं, दूसरों में एक एनर्जी गैप होता है जिसे उन्हें पार करना पड़ता है, बिल्कुल सिलिकॉन जैसे सेमीकंडक्टर की तरह। तो ये ट्यूनेबल प्रॉपर्टी ही उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इतना एक्साइटिंग बनाती है। एग्जैक्टली। ये तो एक ऐसा कंट्रोल है जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। दूसरा सवाल, आपने कहा कि ये सुपर स्ट्रॉन्ग है, ग्राफीन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग, या ये एक अलग तरह की स्ट्रेंथ है? ये एक अलग तरह की है। जबकि एक ग्राफीन शीट में इन प्लेन स्ट्रेंथ अनोखी होती है, CNTs में फिनोमिनल टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, मतलब उन्हें खींचकर तोड़ने से रोकने की क्षमता। अच्छा। ये उन्हें दूसरे मटेरियल्स को रीइंफोर्स करने के लिए परफेक्ट बनाता है। उन्हें कंक्रीट में रीबार की तरह सोचो, लेकिन नैनो स्केल पर। आप थोड़ी सी मात्रा में CNTs को एक पॉलीमर में मिलाकर उसे नाटकीय रूप से मजबूत और हल्का बना सकते हैं, जो मुझे रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट पर लाता है। ये छोटे सुपर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉज कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं? एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा हैं। एरोस्पेस में उनका इस्तेमाल एयरक्राफ्ट बॉडीज के लिए हल्के और मजबूत कॉम्पोजिट्स बनाने में होता है, जिससे फ्यूल की खपत कम होती है। राइट। इलेक्ट्रॉनिक्स में उन्हें ट्रांजिस्टर्स में सिलिकॉन के पोटेंशियल रिप्लेसमेंट के रूप में देखा जाता है। मेडिसिन में उन्हें ड्रग डिलीवरी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में भी हैं, जैसे टेनिस रैकेट्स और बाइसिकल फ्रेम्स, उन्हें बिना वजन बढ़ाए मजबूत बनाने के लिए। मैंने शायद ये देखा है, कार्बन फाइबर बाइक्स। मेरा तीसरा सवाल, क्या ये उससे रिलेटेड है? बहुत रिलेटेड है। हाई एंड कार्बन फाइबर कॉम्पोजिट्स में अक्सर उनकी प्रॉपर्टीज को बढ़ाने के लिए CNTs शामिल किए जाते हैं। ओह। CNTs बड़े कार्बन फाइबर्स के बीच के माइक्रोस्कोपिक गैप्स को भरते हैं, जिससे एक बहुत ज्यादा मजबूत और ड्यूरेबल मटेरियल बनता है। तो हाँ, आपने उनका इम्पैक्ट देखा है। कूल। चौथा सवाल, क्या कोई डाउनसाइड है? ग्राफीन में मैन्युफैक्चरिंग का इशू था, CNTs का क्या? सिमिलर चैलेंजेस हैं। प्रोडक्शन की ऊंची लागत एक है। एक और बड़ी चिंता पोटेंशियल टॉक्सिसिटी है। टॉक्सिसिटी? हाँ, क्योंकि ये बहुत छोटे और सुई जैसे होते हैं, इस बात की चिंता है कि अगर उन्हें सांस के जरिए अंदर लिया जाए तो वे मानव स्वास्थ्य पर कैसा असर डाल सकते हैं, एस्बेस्टोस की तरह। अच्छा, तो सेफ्टी एक बड़ी बाधा है। बिल्कुल। और उनकी प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करना, जैसे सिर्फ सेमीकंडक्टर CNTs प्राप्त करना, बड़े पैमाने पर मुश्किल है। ओके। आखिरी सवाल, एप्लीकेशन के हिसाब से सिंगल वॉल्ड और मल्टी वॉल्ड नैनो ट्यूब में मुख्य अंतर क्या है? बहुत अच्छा सवाल। सिंगल वॉल्ड नैनोट्यूब्स SWNTs में आमतौर पर बेहतर और ज्यादा डिफाइंड इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, इसलिए उन्हें सेंसर्स और ट्रांजिस्टर जैसे हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रेफर किया जाता है। और मल्टी वॉल्ड? मल्टी वॉल्ड नैनोट्यूब्स बनाने में सस्ते हैं और मैकेनिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उनका इस्तेमाल कंपोजिट्स में मैकेनिकल रीइंफोर्समेंट के लिए ज्यादा होता है। तो ये परफॉर्मेंस और कॉस्ट के बीच एक ट्रेड ऑफ है। समझ गए। ठीक है, चलो इसकी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस क्यू। प्रैक्टिस सेइंग सिंगल वॉल्ड नैनो ट्यूब्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, मल्टी वॉल्ड नैनो ट्यूब्स फॉर स्ट्रेंथ। एक्सीलेंट। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, CNTs रोल्ड अप ग्राफीन है जो नेक्स्ट जेन एप्लीकेशंस के लिए अनोखी मजबूती और ट्यूनेबल इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज प्रदान करते हैं। ठीक है, 2D शीट्स और 1D ट्यूब से अब आगे बढ़ते हैं, किसी ऐसी चीज पर जो चमकती है। ये मजेदार लग रहा है। ये बिल्कुल मजेदार है। टॉपिक नेम क्वांटम डॉट्स। QDs, ब्रॉड माइक्रो थीम, टाइनी क्रिस्टल्स दैट ट्यून कलर विद साइज, क्वांटम डॉट्स। मैंने इनके बारे में QLED TVs में सुना है। वे रंगों को बेहतर बनाने के लिए होते हैं, पर वे सच में हैं क्या? इंट्रोडक्शन बहुत सरल है।
ये छोटे मानव निर्मित सेमीकंडक्टर क्रिस्टल्स हैं जो सिर्फ कुछ नैनोमीटर्स के आकार के होते हैं। कितने छोटे? स्केल का अंदाजा लगाने के लिए आप एक पिन की नोक पर लाखों क्वांटम डॉट्स फिट कर सकते हैं। इसका बैकग्राउंड यह है कि इनके अस्तित्व की भविष्यवाणी 1970s के दशक में की गई थी, लेकिन वे पहली बार 1980s की शुरुआत में एक लैब में बनाए गए थे। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। हाँ, तो इसका कोर लॉजिक क्या है? इनके पास इतनी अनोखी कलर प्रॉपर्टीज क्यों होती हैं? क्या राज है? राज एक दिमाग घुमा देने वाला क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट है जिसे क्वांटम कन्फाइनमेंट कहते हैं। क्वांटम कन्फाइनमेंट? हाँ, एक नॉर्मल सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स के पास घूमने के लिए बहुत जगह होती है, लेकिन जब आप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को नैनो स्केल तक छोटा कर देते हैं एक क्वांटम डॉट बनाते हुए, तो इलेक्ट्रॉन्स एक बहुत छोटी जगह में कन्फाइंड या दबा दिए जाते हैं। ओके। इससे उनके एनर्जी लेवल्स बदल जाते हैं। की टेकअवे ये है, क्वांटम डॉट का आकार उस प्रकाश के रंग को तय करता है जो वह तब उत्सर्जित करता है जब आप उस पर रोशनी डालते हैं। छोटे डॉट्स नीला प्रकाश उच्च ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं और बड़े डॉट्स लाल प्रकाश कम ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। रुको, मुझे ये ठीक से समझाने दो। मेरा पहला सवाल, आप कह रहे हैं कि आप बिल्कुल वही मटेरियल ले सकते हैं, मानिए कैडमियम सेलेनाइड, और सिर्फ उसका आकार 2 नैनोमीटर से 6 नैनोमीटर तक बदलकर आप उसे नीला या लाल चमका सकते हैं। ये मटेरियल खुद नहीं बल्कि उसका आकार है जो रंग तय करता है। तुमने बिल्कुल सही समझा। यही क्वांटम कन्फाइनमेंट का जादू है। वाओ! ये हमें एक अनोखा कंट्रोल देता है। अलग अलग रंग पाने के लिए अलग अलग केमिकल डाइज मिलाने के बजाय हम सिर्फ क्रिस्टल्स को एक स्पेसिफिक साइज तक ग्रो कर सकते हैं ताकि एक शुद्ध सटीक रंग मिले। इसी वजह से QLED टीवीज में इतने वाइब्रेंट और एक्यूरेट कलर्स होते हैं। बिल्कुल, वे परफेक्ट रेड्स, ग्रीन्स और ब्लूज पैदा करने के लिए क्वांटम डॉट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये सच में अनोखा है। दूसरा सवाल, टीवीज के अलावा इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है? ये साइज ट्यूनेबल कलर्स और कहाँ उपयोगी है? इम्पैक्ट बहुत बड़ा है और बढ़ रहा है। मेडिसिन में उनका इस्तेमाल बायो इमेजिंग के लिए होता है। आप क्वांटम डॉट्स को स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स जैसे कैंसर सेल से जोड़ सकते हैं और वे छोटे चमकते हुए बीकन्स की तरह काम करते हैं, जिससे डॉक्टर्स साफ साफ देख सकते हैं कि ट्यूमर कहाँ है। हाँ, अनोखी स्पष्टता के साथ। सोलर एनर्जी में उनका इस्तेमाल ज्यादा एफिशिएंट सोलर सेल्स बनाने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि वे प्रकाश के एक बड़े स्पेक्ट्रम को अब्सॉर्ब कर सकते हैं। वे सिक्योरिटी इंक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए क्वांटम बिट्स के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं। आपने बायो इमेजिंग का जिक्र किया, तो एक फॉलोअप, तीसरा सवाल, क्या उन्हें मानव शरीर के अंदर डालना सुरक्षित है? ये रिसर्च का एक बड़ा क्षेत्र है और एक बड़ी चुनौती भी। कई सबसे एफिशिएंट क्वांटम डॉट्स कैडमियम जैसे मटेरियल से बने होते हैं, जो एक हैवी मेटल है और शरीर के लिए विषाक्त है। तो साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं? तो साइंटिस्ट 2 चीजों पर काम कर रहे हैं, या तो इन डॉट्स को एक सुरक्षित बायोकम्पैटिबल शेल से कोट करना, या सिलिकॉन या कार्बन जैसे कम विषाक्त मटेरियल से नए क्वांटम डॉट्स डेवलप करना। ओके, ये समझ में आता है। चौथा सवाल, वे एक सोलर सेल में कैसे काम करते हैं? वहाँ रंग कैसे मदद करता है? एक सोलर सेल में ये इस बारे में नहीं है कि वे कौन सा रंग उत्सर्जित करते हैं, बल्कि इस बारे में है कि वे कौन सा प्रकाश एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा। क्योंकि हम उनका आकार ट्यून कर सकते हैं, हम अलग अलग आकार के क्वांटम डॉट्स का एक मिश्रण बना सकते हैं जो मिलकर सूरज की रोशनी के पूरे स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उच्च ऊर्जा वाले नीले और यूवी प्रकाश से लेकर कम ऊर्जा वाले लाल और इंफ्रारेड प्रकाश तक। मतलब एक नॉर्मल सिलिकॉन सेल से ज्यादा? हाँ, एक नॉर्मल सिलिकॉन सेल कुछ एनर्जी मिस कर सकता है। एक क्वांटम डॉट सोलर सेल सिद्धांत में सूरज की रोशनी को बिजली में बदलने में बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो सकता है। तो ये सूरज की ज्यादा एनर्जी को कैप्चर करने के बारे में है। कूल। आखिरी सवाल, क्या क्वांटम डॉट ही इनका एकमात्र नाम है? क्या मैंने आर्टिफिशियल एटम्स शब्द सुना है? क्या वो इससे रिलेटेड है? हाँ, ये उनके लिए एक बहुत ही अनोखा नाम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इतने कसे हुए होते हैं। एक क्वांटम डॉट कई तरीकों से एक अकेले विशाल एटम की तरह व्यवहार करता है। मतलब? आपके पास डिस्क्रीट क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स होते हैं, बिल्कुल एक एटम की तरह। इसीलिए उन्हें कभी-कभी आर्टिफिशियल एटम्स कहा जाता है। हम उनकी प्रॉपर्टीज को इस तरह से इंजीनियर कर सकते हैं जैसे हम प्राकृतिक एटम्स के साथ नहीं कर सकते। फैसिनेटिंग। चलो इसको लॉक करते हैं। प्रैक्टिस क्यू। अब पॉज करें और इसे अपने शब्दों में समझाने की कोशिश करें। विथ क्वांटम डॉट्स, स्मॉलर साइज मीन्स ब्लूअर लाइट, बिगर साइज मीन्स रेडर लाइट। यही की है मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, क्वांटम डॉट्स छोटे क्रिस्टल्स हैं जिनका रंग उनका आकार बदलकर ट्यून किया जा सकता है, जो डिस्प्लेज और मेडिकल इमेजिंग में क्रांति ला रहे हैं। वाओ, हमने पहले ही 3 बड़े टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि हमारी लिस्ट बहुत लंबी है। चलो अगले सेट ऑफ मटेरियल्स को तेजी से कवर करते हैं। क्वांटम डॉट्स के बाद क्या है? नेक्स्ट है एक और 2D मटेरियल, ग्राफीन का एक कंपेटिटर। टॉपिक नेम 2D मोलिब्डेनियम डाइसल्फाइड MOS2। ब्रॉड माइक्रो थीम? द 2D मटेरियल फॉर बेटर ट्रांजिस्टर्स MOS2। ये तो कॉम्प्लेक्स लग रहा है। ये ग्राफीन से कैसे अलग है? इसे इस तरह सोचो, ग्राफीन एक फैंटास्टिक कंडक्टर है, लेकिन उसे स्विच ऑफ करना मुश्किल है। उसमें एक नेचुरल बैंड गैप नहीं होता, जो एक ट्रांजिस्टर के लिए बहुत जरूरी है। ओके, और MOS2? MOS2 दूसरी तरफ एक नेचुरल सेमीकंडक्टर है जिसमें एक अच्छा बैंड गैप है। इसका मतलब है कि MOS2 से बना ट्रांजिस्टर बहुत एफिशिएंटली स्विच ऑन और ऑफ किया जा सकता है एक हाई ONO करंट रेशियो के साथ। ये तो लो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो जबकि ग्राफीन वायर्स और ट्रांसपेरेंट कंडक्टर्स के लिए बेहतरीन है, MOS2 एक ट्रांजिस्टर के एक्टिव पार्ट के लिए एक प्रमुख उम्मीदवार है। इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट अल्ट्रा थिन, फ्लेक्सिबल और हाईली एफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने में होगा। तो ये राइवल्स नहीं बल्कि पोटेंशियल पार्टनर्स हैं। एग्जैक्टली। कंक्लूजन ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का भविष्य शायद सिर्फ एक मटेरियल ना हो, बल्कि कॉन्टैक्ट्स के लिए ग्राफीन और स्विचिंग एलिमेंट के लिए MOS2 का कॉम्बिनेशन हो। प्रैक्टिस क्यों? Practice saying graphene for conducting, MOS2 for switching. गॉट इट। मिनी रिकैप।
इन शॉर्ट MOS2 एक ग्राफीन जैसा 2D मटेरियल है जो एक नेचुरल सेमीकंडक्टर है जो इसे नेक्स्ट जनरेशन ट्रांजिस्टर्स के लिए आदर्श बनाता है। ओके, लिस्ट में अगला कुछ स्क्विशी से लग रहा है। तुम सही हो। टॉपिक नेम हाइड्रोजेल्स, ब्रॉड माइक्रो थीम। द वाटर लविंग पॉलीमर नेटवर्क। हाइड्रोजेल्स मैंने शायद इन्हें गार्डनिंग में देखा है, वो छोटे बीज जो पानी सोख लेते हैं। वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक हाइड्रोजेल पॉलीमर चेन्स का एक 3D नेटवर्क है जो बहुत बड़ी मात्रा में पानी एब्जॉर्ब और होल्ड कर सकता है, उनके वजन का 99% तक। 99%? हाँ, वे नरम, लचीले और बायोकम्पैटिबल होते हैं, मतलब वे हमारे प्राकृतिक शरीर के टिश्यूज की बहुत अच्छी तरह से नकल करते हैं। तो इनका इम्पैक्ट मेडिसिन में होगा? उनका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट बायोमेडिसिन में बहुत बड़ा है। वे कॉन्टैक्ट लेंसेज, जख्म भरने वाली ड्रेसिंग्स जो जख्म को तेजी से ठीक करने के लिए नम रखती हैं, और टिश्यू इंजीनियरिंग स्कैफोल्ड्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये हमारे टिश्यूज जैसे हैं, इसीलिए ये शरीर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए परफेक्ट है। बिल्कुल, यही कंक्लूजन है। पर ये पानी को बिना घुले कैसे होल्ड करते हैं? पॉलीमर चेन्स क्रॉस लिंक्ड होते हैं। एक मछली पकड़ने वाले जाल की कल्पना करो। जाल खुद ठोस है, लेकिन वो अपने छेदों में बहुत सारा पानी होल्ड कर सकता है। हाइड्रोजेल्स में क्रॉस लिंक्स जाल में गांठों की तरह काम करते हैं, जो पॉलीमर चेन्स को घुलने से रोकते हैं। अच्छा, प्रैक्टिस क्यों? Practicing hydrogels are water absorbing networks for biomedical applications. सही है। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, हाइड्रोजेल सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर नेटवर्क्स हैं जो कॉन्टैक्ट लेंसेज और एडवांस्ड वूंड ड्रेसिंग्स जैसे प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होते हैं। Squishy gel से जमे हुए धुएं तक, ये क्या है? वो हमारा अगला मटेरियल होगा। टॉपिक नेम? एरोजेल्स। ब्रॉड माइक्रो थीम, द वर्ल्ड्स लाइटेस्ट सॉलिड। एरोजेल्स, ये सच में जमे हुए धुएं के टुकड़े जैसे दिखते हैं। इसका कोर लॉजिक क्या है? मटेरियल है जो एक जेल से प्राप्त होता है, जिसमें जेल के लिक्विड कंपोनेंट को गैस से बदल दिया गया है, बिना जेल स्ट्रक्चर के कोलैप्स हुए। तो ये ठोस है जो ज्यादातर हवा है? हाँ, 99.8% तक हवा। इस स्ट्रक्चर की वजह से वे दुनिया के सबसे हल्के ठोस पदार्थ हैं, और उन्हें उनकी की प्रॉपर्टी मिलती है। वे अनोखे थर्मल इंसुलेटर्स हैं। कितने अनोखे? 1 इंच मोटा एरोजेल पैनल 30 खिड़कियों के शीशों के बराबर इंसुलेशन प्रदान करता है। वाओ! इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। नासा उन्हें स्पेसक्राफ्ट और रोवर्स को अंतरिक्ष के अत्यधिक तापमान से इंसुलेट करने के लिए इस्तेमाल करता है। वे हाई एंड इंसुलेटिंग जैकेट्स और पाइपलाइंस को इंसुलेट करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। कंक्लूजन ये है कि एरोजेल्स बहुत ही पतले और हल्के पैकेज में अविश्वसनीय इंसुलेशन प्रदान करते हैं। अगर ये ज्यादातर हवा है, तो गर्मी हवा से होकर क्यों नहीं गुजर जाती? क्योंकि हवा अरबों छोटे नैनो स्केल पोर्स में फंसी हुई है। अच्छा, ये स्ट्रक्चर, जिसे टॉर्चुअस पाथ कहते हैं, हीट ट्रांसफर के तीनों तरीकों को रोकता है। कन्वेक्शन रुक जाता है क्योंकि हवा सर्कुलेट नहीं कर सकती, और कंडक्शन बहुत कम होता है क्योंकि ये ज्यादातर हवा है, जो एक खराब कंडक्टर है। मतलब एक थर्मल सुपर इंसुलेटर। बिल्कुल। प्रैक्टिस क्यों? प्रैक्टिसिंग एरोजेल इज 99% एयर एंड अ सुपर इंसुलेटर। गॉट इट। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, एरोजेल्स, जिन्हें फ्रोजन स्मोक के नाम से जाना जाता है, दुनिया के सबसे हल्के ठोस हैं और अनोखा थर्मल इंसुलेशन प्रदान करते हैं। अनोखा। चलो, अब एनर्जी की बात करते हैं। अगला टॉपिक जरूरी लग रहा है। बहुत जरूरी। टॉपिक नेम पेरोव्स्काइट सोलर सेल्स। ब्रॉड माइक्रो थीम, द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सोलर टेक्नोलॉजी, पेरोव्स्काइट्स। मैं सुन रही हूँ कि ये सोलर का भविष्य है। क्यों? पेरोव्स्काइट सोलर सेल्स एक ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं जिसका एक विशिष्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले मिनरल पेरोव्स्काइट के समान होता है। ओके। इसका बैकग्राउंड यह है कि ये तुलनात्मक रूप से नए हैं, पिछले दशक में ही उभरे हैं, लेकिन उनकी प्रगति आश्चर्यजनक रही है। तो इसका कोर लॉजिक क्या है? कोर लॉजिक यह है कि वे सूरज की रोशनी को बिजली में बदलने में अविश्वसनीय रूप से एफिशिएंट हैं। उनकी एफिशिएंसी 2009 में लगभग 3% से बढ़कर आज 25% से अधिक हो गई है, जो पारंपरिक सिलिकॉन सेल्स को टक्कर दे रही है। और भी कुछ? हाँ, उन्हें सस्ते, प्रचुर मटेरियल से बनाया जा सकता है, और उन्हें इंक की तरह प्रिंट किया जा सकता है, जिससे पतले, लचीले और हल्के सोलर सेल्स बनाए जा सकते हैं। तो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट? सोलर पैनल्स होंगे जिन्हें आप रोल कर सकते हैं। बिल्कुल, उन्हें खिड़कियों में इंटीग्रेट कर सकते हैं या कपड़ों में भी बुन सकते हैं। कंक्लूजन ये है कि पेरोव्स्काइट सोलर सेल्स को नाटकीय रूप से सस्ता और ज्यादा वर्सेटाइल बना सकते हैं। पर एक चैलेंज तो होगा ही। मुख्य चुनौती अभी उनकी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है। वे नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर डिग्रेड हो जाते हैं। तो उनका सबसे बड़ा फायदा एफिशिएंसी और फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन समस्या ये है कि वो अभी तक ज्यादा समय तक नहीं चलते। बिल्कुल सही। साइंटिस्ट इस स्टेबिलिटी के इशू को सॉल्व करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस क्यों? प्रैक्टिसिंग पेरोव्स्काइट सोलर सेल्स आर चीप, एफिशिएंट एंड फ्लेक्सिबल। राइट। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, पेरोव्स्काइट सोलर सेल सिलिकॉन का एक अत्यंत कुशल और कम लागत वाला विकल्प है, जो स्टेबिलिटी के मुद्दों के एक बार पार हो जाने पर सोलर एनर्जी में क्रांति लाने का वादा करते हैं। एनर्जी से उन एलिमेंट्स तक जो हमारी मॉडर्न दुनिया को पावर देते हैं। एग्जैक्टली। टॉपिक नेम रेयर अर्थ एलिमेंट्स, REEs। ब्रॉड माइक्रो थीम, द क्रिटिकल इंग्रेडिएंट्स ऑफ मॉडर्न टेक, रेयर अर्थ्स। क्या ये सच में रेयर है? ये एक आम गलतफहमी है। वे भौगोलिक रूप से दुर्लभ नहीं है, कुछ तो कॉपर या लेड से भी ज्यादा प्रचुर हैं। तो ये नाम क्यों? नाम इसलिए है क्योंकि वे सांद्रित, आर्थिक रूप से माइन किए जा सकने वाले डिपॉजिट्स में कम ही पाए जाते हैं। अच्छा, इनका कोर लॉजिक क्या है? इन 17 एलिमेंट्स में अनोखे मैग्नेटिक, लुमिनेसेंट और कैटालिटिक गुण होते हैं, जिनका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट हमारे टेक में है। बिल्कुल। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप उन्हें अपने स्मार्टफोन, हेडफोन्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर्स के शक्तिशाली मैग्नेट्स में पाएंगे। वे आपकी स्क्रीन्स पर रंग बनाने वाले फॉस्फोरस में, कैटालिटिक कन्वर्टर्स में और मिसाइल गाइडेंस जैसे महत्वपूर्ण रक्षा प्रणालियों में इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें चैलेंज क्या है? कंक्लूजन और मुख्य चुनौती एक बहुत बड़ा सप्लाई चेन रिस्क है।
दुनिया की 80% से अधिक सप्लाई चीन में प्रोसेस होती है, जिससे दूसरे देशों के लिए एक विशाल भौगोलिक निर्भरता पैदा होती है। माइनिंग का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी होगा। हाँ, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। तो समस्या उन्हें ढूंढना नहीं है, बल्कि ये है कि एक देश अधिकांश सप्लाई चेन को नियंत्रित करता है। यही इस मुद्दे का केंद्र है। इसने वैकल्पिक मटेरियल्स ढूंढने और अन्य जगहों पर नई खदानों और प्रोसेसिंग सुविधाएं खोलकर सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने के लिए एक वैश्विक प्रयास को प्रेरित किया है। राइट। प्रैक्टिस क्यू। प्रैक्टिसिंग rare earth elements are not rare, but they are critical for modern magnets and electronics. गुड। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स 17 महत्वपूर्ण तत्वों का एक समूह है जो टेक और रक्षा के लिए जरूरी हैं, जिनकी आपूर्ति श्रृंखला एक बड़ा भौगोलिक जोखिम पैदा करती है। अगला टॉपिक वो है जिस पर आपने कहा था हम वापस आएंगे। मैं एक्साइटेड हूँ। फिजिक्स के सबसे अनोखे फिनोमेना में से एक का समय आ गया है। टॉपिक नेम: सुपर कंडक्टिंग मटीरियल्स, ब्रॉड माइक्रो थीम। इलेक्ट्रिसिटी विद जीरो लॉस। ठीक है, हम बाद में इस पर गहराई से बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए हाइलाइट्स बताइए। इन शॉर्ट, सुपर कंडक्टिंग मटीरियल्स जब एक निश्चित क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे ठंडा किया जाता है तो जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस प्रदर्शित करते हैं। जीरो रेजिस्टेंस मतलब? इसका मतलब है कि बिजली उनके माध्यम से हमेशा के लिए बिना किसी एनर्जी लॉस के बह सकती है। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे नॉर्मल पावर ग्रिड्स गर्मी के रूप में ही काफी एनर्जी खो देते हैं। और इनका दूसरा गुण? वे माइजनर इफेक्ट भी प्रदर्शित करते हैं, जहां वे मैग्नेटिक फील्ड्स को बाहर निकाल देते हैं, जो मैग्नेटिक लेविटेशन को संभव बनाता है। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट तो ऑलरेडी यहाँ है, जैसे MRI मशीन्स। बिल्कुल, हॉस्पिटल्स में MRI मशीन्स और लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर जैसे शक्तिशाली पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में इनका इस्तेमाल होता है। फ्यूचर इम्पैक्ट में लॉसलेस पावर ग्रिड्स और जैसा कि हम देखेंगे मैग्लेव ट्रेन्स हो सकते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि ये गेम चेंजर्स है, लेकिन इन्हें बहुत ठंडा रखना पड़ता है। हाँ, मुख्य चुनौती यही है कि उन्हें काम करने के लिए अत्यंत ठंडे क्रायोजेनिक तापमान की जरूरत होती है। इस फील्ड का होली ग्रेल एक ऐसा मटेरियल ढूंढना है जो रूम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर हो। एक रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर सब कुछ बदल देगा, है ना? ये मानव इतिहास के सबसे बड़े टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज में से एक होगा। प्रैक्टिस क्यों? प्रैक्टिसिंग सुपर कंडक्टर्स हैव जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एट लो टेम्परेचर्स। ठीक है, मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स बिना ऊर्जा हानि के बिजली का संचालन करते हैं, जिससे MRI जैसी टेक्नोलॉजी संभव होती है, लेकिन उन्हें बहुत ठंडा रखना पड़ता है। अब जीरो रेजिस्टेंस से प्रेशर से बिजली पैदा करने तक, ये क्या है? ये हमारे स्मार्ट मटेरियल्स का अगला क्लास है। टॉपिक नेम: पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। ब्रॉड माइक्रो थीम: स्क्वीज देम एंड दे जनरेट पावर। पीजो इलेक्ट्रिक, पीजो का मतलब ग्रीक में दबाना होता है ना? तुमने पकड़ लिया। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स का कोर लॉजिक इस टू वे स्ट्रीट में है। जब आप मैकेनिकल स्ट्रेस लगाते हैं, जैसे उन्हें दबाना या मोड़ना, तो वे एक इलेक्ट्रिक वोल्टेज पैदा करते हैं। और इसका उल्टा? और इसके विपरीत, जब आप उन पर वोल्टेज लगाते हैं तो वे अपना आकार बदलते हैं, वे फैलते हैं या सिकुड़ते हैं। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट तो हर जगह है। बिल्कुल। तुम्हारे गैस ग्रिल लाइटर में जो चिंगारी निकलती है, वो एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है जिसे एक हथौड़े से मारा जाता है। वाह! तुम्हारे फोन में सेंसर्स जो जानते हैं कि तुमने उसे कब टिल्ट किया, एक्सेलेरोमीटर्स छोटे पीजो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। वे अल्ट्रासाउंड इमेजिंग और हाई प्रिसिजन मोटर्स में भी इस्तेमाल होते हैं। और फ्यूचर में उन्हें एनर्जी हार्वेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कल्पना करो ऐसे फुटपाथ्स की जो कदमों के दबाव से स्ट्रीट लाइट्स को पावर देते हैं। तो ये मटेरियल्स मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दुनिया के बीच एक परफेक्ट ब्रिज है। सही है, यही कंक्लूजन है। तो मेरे किचन में जो लाइटर है वो क्वांटम फिजिक्स का इस्तेमाल करता है। दैट्स कूल। ये असल में कितनी बिजली पैदा कर सकते हैं? अकेले बहुत कम मात्रा में, लेकिन आप उन्हें एक साथ अरे में लगा सकते हैं। एनर्जी हार्वेस्टिंग एप्लीकेशंस अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन बिना बैटरीज के छोटे लो पावर सेंसर्स को पावर देने का बहुत प्रॉमिस रखते हैं। गॉट इट। प्रैक्टिस क्यों? Practicing piezoelectric materials turn pressure into electricity and electricity into movement. ग्रेट। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, piezoelectric materials दबाने पर वोल्टेज बनाते हैं और सेंसर से लेकर गैस लाइटर्स तक हर चीज में इस्तेमाल होते हैं। लिस्ट में अगला है कुछ मेमोरी वाला। ये तो सबसे अनोखे मटेरियल प्रॉपर्टीज में से एक है। टॉपिक नेम: शेप मेमोरी अलॉयज, SMAs। एक शेप मेमोरी अलॉय एक ऐसा मेटल है जिसे ठंडे तापमान पर एक अलग आकार में डिफॉर्म किया जा सकता है, लेकिन जब आप उसे एक निश्चित ट्रांजिशन टेम्परेचर से ज्यादा गर्म करते हैं तो वो जादुई रूप से अपने मूल याद किए गए आकार में वापस आ जाता है। इसका कोर लॉजिक क्या है? कोर लॉजिक इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में है। ठंडे तापमान पर ये एक नरम, आसानी से डिफॉर्म होने वाले फेज में होता है जिसे मार्टेनसाइट कहते हैं। जब गर्म किया जाता है तो ये कठोर, पहले से निर्धारित फेज में बदल जाता है जिसे ऑस्टेनाइट कहते हैं। और ये फेज ट्रांजिशन ही शेप चेंज को ड्राइव करता है। बिल्कुल। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट तो बहुत कूल होगा। बहुत कूल है। कुछ मॉडर्न चश्मे के फ्रेम्स निटिलॉन नाम के एक SMA से बने होते हैं। अगर आप उन्हें मोड़ दें तो आप उन्हें सिर्फ गर्म पानी में डुबो सकते हैं और वे अपने मूल रूप में वापस आ जाएंगे। और मेडिसिन में उनका इस्तेमाल स्टेंट्स के लिए होता है। एक छोटी मैश ट्यूब जिसे एक बंद आर्टरी में एक कंप्रेस्ड रूप में डाला जाता है और फिर शरीर की गर्मियों से फैलाकर आर्टरी को खोल देती है। तो कंक्लूजन ये है कि SMAs हमें ऐसे डिवाइसेस बनाने देते हैं जो तापमान के जवाब में अपने आप एक्चुएट या आकार बदल सकते हैं। हाँ। तो मेटल खुद एक प्री प्रोग्राम्ड मशीन की तरह है, आपको बस गर्मी देनी है। ये कहने का एक परफेक्ट तरीका है। ये एक थर्मली एक्टिवेटेड एक्चुएटर है। प्रैक्टिस क्यों? प्रैक्टिसिंग shape memory alloys return to their original shape when heated. Nice. Mini recap. In short, shape memory alloys मेमोरी वाले मेटल्स हैं जो ना टूटने वाले चश्मे और मेडिकल स्टेंट्स जैसी चीजों में इस्तेमाल होते हैं। अब याद रखने वाले मेटल से आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसा जो हमारे शरीर को खुद को बनाने में मदद करता है। हाँ, रीजनरेटिव मेडिसिन में एक मुख्य उपकरण। टॉपिक नेम: टिश्यू स्कैफोल्ड्स। ब्रॉड माइक्रो थीम: 3D structures for growing new body parts.
ये तो साइंस फिक्शन जैसा लग रहा है। ये अभी हो रहा है। एक टिश्यू स्कैफोल्ड एक 3D पोरस स्ट्रक्चर है जो अक्सर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर से बना होता है, जो टिश्यू रीजनरेशन के लिए एक टेम्पलेट का काम करता है। इसका कोर लॉजिक क्या है? आप इस स्कैफोल्ड को एक लैब में पेशेंट के अपने सेल से सीड करते हैं। सेल्स स्कैफोल्ड से जुड़ जाते हैं और बढ़ना, मल्टीप्लाई करना और नए टिश्यू बनाना शुरू कर देते हैं, स्कैफोल्ड के आकार का पालन करते हुए। तो स्कैफोल्ड सपोर्ट देता है? हाँ, स्कैफोल्ड मैकेनिकल सपोर्ट और नए टिश्यू के लिए आर्किटेक्चरल गाइडेंस प्रदान करता है। जैसे जैसे नया टिश्यू बढ़ता और मैच्योर होता है, स्कैफोल्ड धीरे धीरे और सुरक्षित रूप से घुल जाता है, पीछे सिर्फ नया प्राकृतिक टिश्यू छोड़कर। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट कहाँ है? इसका इम्पैक्ट हड्डियों के डिफेक्ट्स को ठीक करने, जोड़ों के लिए नया कार्टिलेज उगाने और यहां तक कि ब्लैडर्स जैसे जटिल अंगों को इंजीनियर करने में है। कंक्लूजन ये है कि स्कैफोल्ड शरीर को खुद को ठीक करने में मदद करने का एक क्रांतिकारी तरीका है। तो स्कैफोल्ड उस टेम्परेरी सपोर्ट स्ट्रक्चर की तरह है जो आप एक निर्माणाधीन इमारत पर देखते हैं। बिल्कुल सही। वो फ्रेमवर्क प्रदान करता है, सेल्स मजदूर हैं और एक बार इमारत यानी नया टिश्यू पूरी हो जाए और खुद को सपोर्ट कर सके तो स्कैफोल्ड हटा दिया जाता है। Perfect analogy. Practice cue. Practice saying tissue scaffolds are temporary templates for growing new tissue. गुड। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, टिश्यू स्कैफोल्ड्स 3D स्ट्रक्चर्स हैं जो शरीर को रीजेनरेटिव मेडिसिन के लिए नए टिश्यूज उगाने में मदद करते हैं। ठीक है। अगला टॉपिक एक हॉबी जैसा लग रहा है, डीएनए ओरिगामी। ये बहुत बहुत छोटे हाथों वाले साइंटिस्ट्स के लिए एक हॉबी है। टॉपिक नेम डीएनए ओरिगामी। ब्रॉड माइक्रो थीम, फोल्डिंग लाइफ्स कोड इनटू नैनो स्ट्रक्चर्स। तो हम डीएनए को फोल्ड कर रहे हैं, क्यों? हाँ, डीएनए ओरिगामी एक ऐसी टेक्निक है जहां आप डीएनए का एक लंबा सिंगल स्ट्रैंड लेते हैं, आमतौर पर एक वायरस से, और आप उसे छोटे डीएनए स्ट्रैंड्स, जिन्हें स्टेपल स्ट्रैंड्स कहते हैं, का इस्तेमाल करके एक विशिष्ट पहले से डिजाइन किए गए 2D या 3D आकार में फोल्ड करते हैं। इसका कोर लॉजिक क्या है? कोर लॉजिक डीएनए के मूलभूत नियम का इस्तेमाल करता है। ए टी से जुड़ता है और सी जी से जुड़ता है। स्टेपल स्ट्रैंड्स के सीक्वेंस को डिजाइन करके आप उन्हें लंबा स्ट्रैंड के विशिष्ट हिस्सों से जुड़ने और उसे किसी भी आकार में खींचने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। एक स्माइली फेस, दुनिया का नक्शा, एक छोटा सा बॉक्स। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट नैनो मेडिसिन में होगा। बिल्कुल। आप एक डीएनए बॉक्स बना सकते हैं जो एक कैंसर ड्रग रखता है, जिसे सिर्फ तभी खुलने के लिए प्रोग्राम किया गया है जब वो एक कैंसर सेल का पता लगाता है, दवा को सटीकता से पहुंचाता है और स्वस्थ सेल्स को अकेला छोड़ देता है। ये तो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी का अल्टीमेट रूप है। हाँ, कंक्लूजन ये है कि हम नैनो मशीन्स बनाने के लिए जीवन के इन्फॉर्मेशन मॉलिक्यूल को एक निर्माण सामग्री के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम जीवन के कोड को एक बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक गहरा विचार है। ये है, हम प्रकृति के सबसे अच्छे प्रोग्रामेबल मॉलिक्यूल को उधार ले रहे हैं। Practice cue. Practicing. DNA origami uses DNA as a building material for nanomachines. ओके, मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, डीएनए ओरिगामी टारगेटेड ड्रग डिलीवरी जैसे एप्लीकेशंस के लिए डीएनए को विशिष्ट आकारों में मोड़ने की एक टेक्निक है। अब जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक से एक सबसे कठोर मटेरियल्स की तरफ चलते हैं। इंडीड। टॉपिक नेम बोरॉन कार्बाइड B4C। ब्रॉड माइक्रो थीम, द सुपर हार्ड मटेरियल फॉर आर्मर, बोरॉन कार्बाइड। हम कितनी कठोरता की बात कर रहे हैं? हम इंसान द्वारा ज्ञात सबसे कठोर मटेरियल्स में से एक की बात कर रहे हैं, हीरे और क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड के ठीक बाद। इसकी कठोरता का कोर लॉजिक क्या है? इसकी कठोरता के पीछे का लॉजिक इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में बोरॉन और कार्बन एटम्स के बीच मजबूत कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं। लेकिन जो इसे खास बनाता है वो ये है कि ये अविश्वसनीय रूप से हल्का भी है और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ऊंचा है। इस कॉम्बिनेशन का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट डिफेंस में सबसे ज्यादा दिखता है। ये बुलेट प्रूफ वेस्ट, सिरेमिक प्लेट्स के रूप में जो गोली को तोड़ देती हैं, और टैंक्स और अन्य मिलिट्री व्हीकल्स के आर्मर में इस्तेमाल होने वाला एक मुख्य मटेरियल है। तो ये स्टील आर्मर के वजन के एक अंश में बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है। हाँ, यही कंक्लूजन है। बोरॉन कार्बाइड तब पसंद का मटेरियल है जब आपको अधिकतम कठोरता के साथ न्यूनतम वजन की जरूरत होती है। तो ये बॉडी आर्मर में इस्तेमाल होता है क्योंकि ये गोली को तोड़ सकता है। हाँ, बोरॉन कार्बाइड से बनी सिरेमिक प्लेट इतनी कठोर होती है कि वो आने वाले प्रोजेक्टाइल को तोड़ देती है और बाकी की एनर्जी एक बैकिंग लेयर द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, जो आमतौर पर केवलार से बनी होती है। इंटरेस्टिंग। प्रैक्टिस क्यू। प्रैक्टिस सेइंग बोरॉन कार्बाइड इज सुपर हार्ड एंड लाइटवेट, परफेक्ट फॉर आर्मर। सही। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, बोरॉन कार्बाइड B4C हीरे के बाद सबसे कठोर मटेरियल्स में से एक है, जो बुलेट प्रूफ वेस्ट्स और टैंक आर्मर में इस्तेमाल होता है। और तेजी से आती चीजों को रोकने से अत्यधिक गर्मी से बचने तक। अगला क्या है? कार्बन फैमिली से एक और मटेरियल। टॉपिक नेम कार्बन कार्बन कंपोजिट्स। ब्रॉड माइक्रो थीम, द मटेरियल दैट लव्स एक्सट्रीम हीट, कार्बन कार्बन कंपोजिट्स या सीसी। इनमें इतना खास क्या है? एक सीसी कंपोजिट एक कार्बन फाइबर रीइंफोर्स्ड कार्बन मैट्रिक्स है। बेसिकली आप मजबूत कार्बन फाइबर्स लेते हैं और उन्हें ग्रेफाइट के एक ब्लॉक में एम्बेड करते हैं। और इसका कोर लॉजिक? इस मटेरियल में एक अनोखी प्रॉपर्टी है। मेटल्स के विपरीत ये जैसे जैसे गर्म होता है, मजबूत होता जाता है, एक निश्चित बिंदु तक, लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस। और ये थर्मल शॉक के प्रति भी अत्यधिक प्रतिरोधी है। मतलब जब तापमान तेजी से बदलता है तो ये क्रैक नहीं होता। तो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस में है? हाँ, आप इसे स्पेस शटल्स और हाइपरसोनिक व्हीकल्स के नोज कोन्स और विंग एजेस पर पाएंगे, ताकि उन्हें एटमॉस्फेयर में री एंट्री की तीव्र गर्मी से बचाया जा सके। ये फॉर्मूला 1 कार्स के ब्रेक डिस्क बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, जो रेस के दौरान लाल गर्म हो सकते हैं बिना फेल हुए। तो कंक्लूजन ये है कि जब भी एक्सट्रीम हीट शामिल होती है तो सीसी कॉम्पोजिट्स अक्सर एकमात्र मटेरियल होते हैं जो काम कर सकते हैं। बिल्कुल। रुको, ये गर्म होने पर मजबूत होता है? ये तो आम समझ के विपरीत लगता है। हाँ, लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बढ़ी हुई थर्मल एनर्जी ग्रेफाइट मैट्रिक्स के अंदर के बॉन्ड्स को थोड़ा रीअरेंज होने देती है, जिससे इंटरनल स्ट्रेसेस कम होते हैं और स्ट्रेंथ बढ़ती है।
ये एक बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव लेकिन अविश्वसनीय रूप से उपयोगी प्रॉपर्टी है। सही है। Practice Q. Practice saying carbon-carbon composites get stronger at high temperatures. राइट। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, कार्बन कार्बन कंपोजिट्स अत्यधिक तापमान सह सकते हैं, जिससे वे रॉकेट नोज कोन्स और F1 कार ब्रेक्स के लिए आवश्यक हो जाते हैं। अगला टॉपिक सीधे हैरी पॉटर से लग रहा है, इनविजिबिलिटी क्लोक्स। हम साइंस फिक्शन के साइंस फैक्ट बनने के करीब आ रहे हैं। टॉपिक नेम मेटा मटेरियल्स। ब्रॉड माइक्रो थीम, engineering materials with impossible properties. Meta materials. यहाँ मेटा का क्या मतलब है? मेटा का ग्रीक में मतलब परे होता है। मेटा मटेरियल्स इंजीनियर्ड मटेरियल्स हैं जिनके गुण उनकी ध्यान से डिजाइन की गई संरचना से आते हैं, ना कि उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन से। इसका कोर लॉजिक क्या है? आप छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स का एक रिपीटिंग पैटर्न बनाते हैं उस एनर्जी की वेवलेंथ से छोटा जिसे आप मैनिपुलेट करना चाहते हैं, जैसे प्रकाश या ध्वनि। और ये स्ट्रक्चर क्या करता है? ये स्ट्रक्चर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इस तरह से मोड़ सकता है जो प्राकृतिक मटेरियल्स के लिए असंभव है। उदाहरण के लिए, उनका एक नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है जिससे प्रकाश पीछे की तरफ मुड़ता है। जिसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट? इनविजिबिलिटी क्लोक्स हो सकता है। ये प्रॉपर्टी एक थियोरेटिकल इनविजिबिलिटी क्लोक बनाने का आधार है जो प्रकाश की तरंगों को एक वस्तु के आसपास घुमा देगा, जिससे ऐसा लगेगा जैसे वो वहां है ही नहीं। अन्य एप्लीकेशंस में सुपर लेंसेज बनाना शामिल है जो प्रकाश की वेवलेंथ से भी छोटी चीजों को देख सकते हैं, और बेहतर एंटेनास डिजाइन करना। तो कंक्लूजन ये है कि मेटा मटेरियल्स हमें वेव्स के मैटर के साथ इंटरैक्ट करने के नए नियम लिखने का एक तरीका देते हैं। बिल्कुल। तो हम एक विशिष्ट नैनो स्ट्रक्चर बनाकर प्रकाश को अलग तरह से बिहेव करने के लिए ट्रिक कर रहे हैं। एग्जैक्टली। आप प्रकाश के पाथ को एक बहुत ही मौलिक स्तर पर नियंत्रित कर रहे हैं। प्रैक्टिस क्यों? प्रैक्टिस सेइंग मेटा मटेरियल्स गेट देयर प्रॉपर्टीज फ्रॉम देयर स्ट्रक्चर, नॉट देयर केमिस्ट्री। ठीक है, मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, मेटा मटेरियल्स ऐसी संरचनाओं के साथ इंजीनियर किए जाते हैं जो प्रकृति में नहीं पाई जाती हैं, जो एक दिन इनविजिबिलिटी क्लोक्स जैसी चीजों को जन्म दे सकती हैं, अब अदृश्य से कमांड पर रंग बदलने तक। हाँ, एक और स्मार्ट मटेरियल। टॉपिक नेम इलेक्ट्रोक्रोमिक मटेरियल्स। ब्रॉड माइक्रो थीम? जी, द मटेरियल्स दैट चेंज कलर विद वोल्टेज। इलेक्ट्रोक्रोमिक तो बिजली और रंग। बिल्कुल सही। इलेक्ट्रोक्रोमिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स हैं जो अपना रंग या पारदर्शिता तब बदलते हैं जब आप एक छोटा सा इलेक्ट्रिक वोल्टेज लगाते हैं। इसका कोर लॉजिक क्या है? इसमें आयंस मटेरियल के क्रिस्टल लैटिस के अंदर और बाहर जाते हैं, जिससे उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं और वो ज्यादा प्रकाश एब्जॉर्ब या रिफ्लेक्ट करने लगता है। जब आप वोल्टेज को रिवर्स करते हैं तो वो अपने मूल अवस्था में वापस आ जाता है। इसका सबसे प्रसिद्ध रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट स्मार्ट विंडोज है। हाँ, इमारतें और कारों के लिए इन विंडोज को सूरज की रोशनी और गर्मी को रोकने के लिए मांग पर टिंट किया जा सकता है, जिससे एयर कंडीशनिंग की जरूरत कम हो जाती है। मैंने इन्हें कार के रियर व्यू मिरर्स में भी देखा है। सही है। वे कुछ हाई एंड कार रियरव्यू मिरर्स में भी इस्तेमाल होते हैं, जो रात में पीछे से आने वाली हेडलाइट्स की चमक को कम करने के लिए अपने आप डिम हो जाते हैं। कंक्लूजन ये है कि ये मटेरियल्स प्रकाश और पारदर्शिता पर डायनामिक नियंत्रण प्रदान करते हैं। तो मेरे पास एक ऐसी खिड़की हो सकती है जो सुबह साफ हो और दोपहर में अंधेरी, सिर्फ एक स्विच दबाने से। यही आइडिया है। ये सब एनर्जी एफिशिएंसी और आराम के बारे में है। प्रैक्टिस क्यू। प्रैक्टिस सेइंग इलेक्ट्रोक्रोमिक मटेरियल्स चेंज कलर व्हेन यू अप्लाई इलेक्ट्रिसिटी। गॉट इट। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, इलेक्ट्रोक्रोमिक मटेरियल्स बिजली के एक झटके से रंग बदलते हैं और सेल्फ टिंटिंग स्मार्ट विंडोज में इस्तेमाल होते हैं। हम इस अनोखी लिस्ट के अंत के करीब हैं। अगला क्या है? हमारी बैटरीज के लिए कुछ? हाँ, एक सुरक्षित ज्यादा शक्तिशाली बैटरी के भविष्य की कुंजी। टॉपिक नेम सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स। ब्रॉड माइक्रो थीम, द की टू सेफर बेटर बैटरीज, सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स। मेरे फोन की बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट तो एक लिक्विड है ना? करेक्ट। अधिकांश वर्तमान लिथियम आयन बैटरीज एनोड और कैथोड के बीच लिथियम आयंस को ले जाने के लिए एक लिक्विड ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करती हैं। तो समस्या क्या है? समस्या यह है कि ये लिक्विड ज्वलनशील होता है और अगर बैटरीज डैमेज या ओवरहीट हो जाएं तो उनमें आग लग सकती है। तो एक सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट का कोर लॉजिक इस लिक्विड को रिप्लेस करना है। हाँ, इस ज्वालानाशील लिक्विड को एक पतले ठोस मटेरियल जैसे सिरेमिक या पॉलीमर से बदलना जो अभी भी आयंस कंडक्ट कर सकता है। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट सॉलिड स्टेट बैटरीज होगा। बिल्कुल, ये बैटरीज बहुत ज्यादा सुरक्षित होंगी, आग का कोई खतरा नहीं, ज्यादा एनर्जी डेंस होंगी, मतलब वे उतने ही वजन में ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती हैं, आपके फोन को लंबा जीवन या आपकी ईवी को लंबा रेंज दे सकती हैं और ज्यादा चार्ज साइकिल्स तक चल सकती हैं। तो कंक्लूजन ये है कि सॉलिड स्टेट बैटरीज बैटरी टेक्नोलॉजी का होली ग्रेल मानी जाती हैं और सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स उन्हें सक्षम बनाने वाला मुख्य घटक है। तो सबसे बड़ा फायदा सुरक्षा है और फटने वाले फोन नहीं। सुरक्षा एक बहुत बड़ा फायदा है, लेकिन उच्च एनर्जी डेंसिटी की संभावना भी उतनी ही क्रांतिकारी है। ये बैटरीज के लिए अगली बड़ी छलांग है। प्रैक्टिस क्यू। प्रैक्टिस सेइंग solid electrolytes make batteries safer and more powerful. ठीक है, मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स अगली पीढ़ी की सॉलिड स्टेट बैटरीज में इस्तेमाल होते हैं जो उन्हें पारंपरिक बैटरीज की तुलना में सुरक्षित और ज्यादा शक्तिशाली बनाते हैं। अब ना फटने वाली बैटरी से खुद को ठीक करने वाले मटेरियल्स तक, ये तो मुझे सुनना ही है। ये मटेरियल्स के लिए वुल्वरीन के हीलिंग फैक्टर जैसा है। टॉपिक नेम सेल्फ हीलिंग पॉलीमर्स। ब्रॉड माइक्रो थीम, मटेरियल्स दैट रिपेयर देमसेल्व्स। आखिर एक मटेरियल खुद को कैसे ठीक कर सकता है? कुछ अलग अलग अप्रोचेस हैं। एक आम तरीका है पॉलीमर मैट्रिक्स में एक लिक्विड हीलिंग एजेंट से भरे छोटे माइक्रो कैप्सूल्स एक कैटलिस्ट के साथ एम्बेड करना। फिर क्या होता है? जब मटेरियल में क्रैक बनता है तो वो माइक्रो कैप्सूल्स को तोड़ देता है, जिससे हीलिंग एजेंट रिलीज होता है। एजेंट फिर क्रैक में बह जाता है और कैटलिस्ट के संपर्क में आता है, जिससे वो पॉलीमराइज होकर ठोस हो जाता है, प्रभावी रूप से क्रैक को ठीक करता है और मटेरियल की इंटीग्रिटी को रिस्टोर करता है।
इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट दिखना शुरू हो गया है। हाँ, कुछ हाई एंड कार्ड्स अब पेंट की एक सेल्फ हीलिंग टॉप कोट ऑफर करती हैं, जो धूप में छोड़ने पर छोटे मोटे स्क्रैचेस को अपने आप ठीक कर सकती हैं। यहाँ गर्मी कैटलिस्ट का काम करती है। बिल्कुल। फ्यूचर में सेल्फ हीलिंग फोन स्क्रीन्स, एयरप्लेन विंग्स या यहाँ तक कि कंक्रीट भी हो सकते हैं। कंक्लूजन ये है कि ये टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स की उम्र और विश्वसनीयता को नाटकीय रूप से बढ़ा सकती है। तो ये मटेरियल के अंदर ही एक रिपेयर किट होने जैसा है। ये एक परफेक्ट एनालॉजी है। ये ऑटोनोमस ऑन द स्पॉट रिपेयर है। प्रैक्टिस क्यू। Practice saying self-healing polymers have built-in microcapsules to repair cracks. ग्रेट मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, सेल्फ हीलिंग पॉलीमर्स कार्पिन जैसे प्रोडक्ट्स की उम्र बढ़ाते हुए स्क्रैचेस जैसे डैमेज को अपने आप ठीक कर सकते हैं। और आखिर में डिफेंस की दुनिया से एक टॉपिक, हाँ, हाई एनर्जी मटेरियल्स पर एक झलक। टॉपिक नेम एक्सप्लोसिव्स यूज्ड इन डिफेंस। ब्रॉड माइक्रो थीम, अ लुक एट हाई एनर्जी मटेरियल्स। हम यहाँ किस बारे में बात कर रहे हैं? हम हाई एक्सप्लोसिव्स की बात कर रहे हैं, जो ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो बहुत तेजी से सेल्फ प्रोपेगेटिंग डीकंपोजिशन से गुजरते हैं, जिससे बड़ी मात्रा में गर्म गैस और एक शॉक वेव पैदा होती है। इन्हें क्लासिफाई कैसे करते हैं? हम उन्हें उनकी सेंसिटिविटी के आधार पर क्लासिफाई कर सकते हैं। प्राइमरी एक्सप्लोसिव्स बहुत सेंसिटिव होते हैं और डेटोनेटर्स में इस्तेमाल होते हैं, जबकि सेकेंडरी एक्सप्लोसिव्स ज्यादा स्थिर और शक्तिशाली होते हैं, जो मुख्य चार्ज बनाते हैं। इसके पीछे का कोर लॉजिक क्या है? इसमें ऐसे मॉलिक्यूल्स शामिल होते हैं जिनके केमिकल बॉन्ड्स में बहुत सारी एनर्जी स्टोर होती है। अक्सर नाइट्रो ग्रुप्स होते हैं, जैसे TNT में। जब इनिशिएट किया जाता है तो ये बॉन्ड्स टूट जाते हैं और बहुत ज्यादा स्थिर मॉलिक्यूल्स जैसे CO2, N2 और पानी में बदल जाते हैं, लगभग तुरंत विशाल मात्रा में एनर्जी रिलीज करते हुए। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट मिलिट्री एप्लीकेशंस में है। TNT, RDX और HMX शेल्स, बॉम्ब्स और मिसाइल्स में एक्सप्लोसिव फिल के रूप में इस्तेमाल होते हैं। कंक्लूजन ये है कि ये मटेरियल्स बहुत कम समय में बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिससे विनाशक शक्ति पैदा होती है। TNT और RDX जैसे कंपाउंड्स में मुख्य अंतर क्या है? मुख्य अंतर उनकी शक्ति और स्थिरता है। RDX TNT से काफी ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन ज्यादा सेंसिटिव भी हो सकता है। अक्सर उन्हें साथ मिक्स किया जाता है, जैसे कॉम्पोजिशन B में, ताकि एक विशिष्ट मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए शक्ति और स्थिरता का एक वांछित संतुलन प्राप्त किया जा सके। अच्छा, प्रैक्टिस क्यू। प्रैक्टिसिंग। High explosives like TNT and RDX release energy very rapidly. Correct. मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, रक्षा में इस्तेमाल होने वाले उच्च विस्फोटक TNT, RDX और HMX जैसे रासायनिक यौगिक हैं जो अपार शक्ति के लिए डिजाइन किए गए हैं। फ्यू, ये मटेरियल्स की एक अविश्वसनीय लिस्ट थी, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इनमें से कई, जैसे पीजो इलेक्ट्रिक्स, SMS, इलेक्ट्रोक्रोमिक्स, एक बड़े अम्ब्रेला के नीचे आते हैं ना? तुम बिल्कुल सही हो। ये हमें इस सेक्शन के हमारे समरी टॉपिक पर लाता है। टॉपिक नेम स्मार्ट मटेरियल्स। ब्रॉड माइक्रो थीम, मटेरियल्स दैट सेंस एंड रिस्पॉन्ड। तो इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है? स्मार्ट मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स हैं जिन्हें एक या एक से अधिक प्रॉपर्टीज के साथ डिजाइन किया गया है, जिन्हें बाहरी उत्तेजनाओं द्वारा एक नियंत्रित तरीके से महत्वपूर्ण रूप से बदला जा सकता है। इसका कोर लॉजिक क्या है? वो स्टैटिक नहीं है, वे डायनामिक हैं। वे अपने एनवायरनमेंट में एक बदलाव को सेंस कर सकते हैं, जैसे तापमान, प्रकाश, दबाव या एक इलेक्ट्रिक फील्ड, और वे एक विशिष्ट आउटपुट के साथ प्रतिक्रिया देते हैं, जैसे आकार, रंग या कठोरता बदलना। हमने पहले ही कई एग्जांपल्स डिस्कस किए। हाँ, शेप मेमोरी अलॉयज गर्मी पर प्रतिक्रिया देते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स दबाव पर प्रतिक्रिया देते हैं, और इलेक्ट्रोक्रोमिक मटेरियल्स वोल्टेज पर प्रतिक्रिया देते हैं। तो रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट एक ऐसी दुनिया बनाना है जो ज्यादा अनुकूलनशील और प्रतिक्रियाशील हो। हाँ, कंक्लूजन ये है कि स्मार्ट मटेरियल्स एक साधारण मटेरियल और एक मशीन के बीच की रेखा को धुंधला कर रहे हैं। उनके पास सेंसिंग और एक्चुएटिंग क्षमताएं उनके फैब्रिक में ही बनी हुई हैं। तो ये ऐसा है जैसे मटेरियल खुद ही इंटेलिजेंट है? एक तरह से हाँ, इसे एक विशिष्ट आउटपुट इनपुट व्यवहार के लिए प्रोग्राम किया गया है। ये एक ज्यादा अनुकूलनशील और इंटरैक्टिव दुनिया की तरफ एक मौलिक कदम है। ठीक है। प्रैक्टिस क्यू। प्रैक्टिसिंग स्मार्ट मटेरियल्स सेंस एन इनपुट एंड क्रिएट एन आउटपुट। गुड वन। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, स्मार्ट मटेरियल्स बाहरी उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया देते हैं, मटेरियल और मशीन के बीच की रेखा को धुंधला करते हुए। वाओ, ये उन मटेरियल्स का एक अनोखा दौरा था जो हमारे भविष्य को आकार दे रहे हैं। मैंने इन चर्चाओं में एक शब्द बार बार देखा, नैनो। तो ये पूछने का परफेक्ट समय लग रहा है, ये नैनो टेक्नोलॉजी आखिर है क्या? चलो इसमें गहराई से उतरते हैं। ग्रेट ट्रांजिशन। यहीं पर असली जादू होता है। टॉपिक नेम इंट्रोडक्शन टू नैनो टेक्नोलॉजी। ब्रॉड माइक्रो थीम, इंजीनियरिंग मैटर एट द एटॉमिक स्केल। नैनो टेक्नोलॉजी। मैं जानती हूँ नैनो का मतलब बहुत बहुत छोटा होता है, पर हम कितने छोटे की बात कर रहे हैं? हम नैनो स्केल पर की जाने वाली विज्ञान और इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, जो लगभग 1 से 100 नैनोमीटर्स हैं। इसका अंदाजा कैसे लगाएं? एक इंसानी बाल लगभग 80,000 नैनोमीटर्स चौड़ा होता है। एक कागज की शीट लगभग 1 लाख नैनोमीटर्स मोटी होती है, और तुम्हारे DNA का एक सिंगल स्ट्रैंड लगभग 2.5 नैनोमीटर्स डायमीटर का होता है। तो हम सच में एटम्स और मॉलिक्यूल्स की स्केल की बात कर रहे हैं। हाँ, और ये आइडिया नया नहीं है ना? मुझे फिजिसिस्ट रिचर्ड फाइनमैन के एक मशहूर लेक्चर के बारे में याद है। तुम सही हो। नैनो टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड 1959 तक जाता है। फाइनमैन ने देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम नाम का एक दूरदर्शी भाषण दिया, जहां उन्होंने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जहां हम इंडिविजुअल एटम्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं और चीजों को बॉटम अप बना सकते हैं। वो तो उस समय सिर्फ कल्पना थी। हाँ, नैनो टेक्नोलॉजी शब्द खुद बाद में 1974 में नोरियो तानिगुची ने घड़ा था, लेकिन ये फील्ड सच में 1980 के दशक में स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप जैसे टूल्स के आविष्कार के साथ जीवंत हुआ, जिसने हमें पहली बार इंडिविजुअल एटम्स को देखने और यहाँ तक कि मूव करने की अनुमति दी। तो इसका कोर लॉजिक क्या है?
जब आप नैनो स्केल पर जाते हैं तो सब कुछ क्यों बदल जाता है? नैनो मटेरियल्स में इतना अनोखा क्या है? दो मुख्य चीजें होती हैं। पहला, क्वांटम इफेक्ट्स हावी होने लगते हैं। फिजिक्स के क्लासिकल नियम जो हम अपनी रोजमर्रा की दुनिया में देखते हैं टूटने लगते हैं और क्वांटम मैकेनिक्स के अजीब नियम लागू हो जाते हैं। इसीलिए एक क्वांटम डॉट का रंग उसके आकार के साथ बदलता है। बिल्कुल। दूसरा, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो नाटकीय रूप से बढ़ जाता है। मतलब? एक क्यूब की कल्पना करो। जैसे जैसे आप उसे छोटे छोटे क्यूब्स में काटते हैं, कुल वॉल्यूम वही रहता है, लेकिन कुल एक्सपोज सरफेस एरिया घातांकीय रूप से बढ़ जाता है। नैनो स्केल पर मटेरियल्स का एक विशाल सरफेस एरिया होता है जो उन्हें अविश्वसनीय रूप से रिएक्टिव और कैटलिस्ट के रूप में उपयोगी बनाता है। तो नए फिजिक्स के नियम और एक विशाल सरफेस एरिया, उसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट ये है कि हम मटेरियल्स को पूरी तरह से नए गुणों के साथ इंजीनियर कर सकते हैं जो उनके बल्क फॉर्म में मौजूद नहीं होते। जैसे? सोना उदाहरण के लिए बल्क में इनर्ट और पीला होता है, लेकिन नैनो स्केल पर सोने के नैनो पार्टिकल्स लाल या नीले हो सकते हैं और बेहतरीन कैटलिस्ट होते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि नैनो टेक्नोलॉजी सिर्फ चीजों को छोटा बनाना नहीं है। ये नैनो स्केल के अनोखे गुणों का इस्तेमाल करके पूरी तरह से नई फंक्शनैलिटीज बनाने के बारे में है। तो नैनो टेक्नोलॉजी एक पूरे नए सेट के लेगो ब्रिक्स की खोज करने जैसा है, जिनके साथ बनाने के नए नियम हैं। ये एक फंटास्टिक एनालॉजी है। हम सदियों से वही बड़े ब्लॉक से निर्माण कर रहे हैं, अब हमारे पास सबसे छोटे सबसे मौलिक ब्लॉक्स तक पहुंचे। ठीक है, प्रैक्टिस क्यों? चलो फाइमन के प्रसिद्ध वाक्यांश का अभ्यास करते हैं। मेरे साथ कहो, देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। गुड वन। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, नैनो टेक्नोलॉजी पदार्थ को परमाणुविक स्तर पर नियंत्रित करके नए और अद्भुत गुणों वाले पदार्थ बनाने के बारे में है। आपने पहले ग्राफीन, 2D और CNTs 1D के साथ डायमेंशंस का जिक्र किया था। क्या आप हमारे लिए नैनो मटेरियल्स के डायमेंशंस को तोड़कर समझा सकते हैं? बिल्कुल, ये उन्हें क्लासिफाई करने का एक तरीका है। 0D नैनो मटेरियल्स जैसे क्वांटम डॉट्स तीनों डायमेंशंस में नैनो स्केल पर सीमित होते हैं, वे बिंदुओं जैसे होते हैं। और 1D? 1D मटेरियल्स जैसे कार्बन नैनो ट्यूब्स या नैनो वायर्स 2 डायमेंशंस नैनो स्केल पर होते हैं, लेकिन एक एक्सटेंडेड होता है, वे रेखाओं जैसे होते हैं। 2D जैसे ग्राफीन? हाँ, 2D मटेरियल्स जैसे ग्राफीन या MOS2 एक डायमेंशन नैनो स्केल पर होता है, लेकिन 2 एक्सटेंडेड होते हैं, वे प्लेन्स जैसे होते हैं। और 3D? और अंत में 3D नैनो मटेरियल्स बल्क मटेरियल्स होते हैं जिनकी एक नैनो स्केल इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, जैसे एरोजेल्स या अन्य नैनोपोरस मटेरियल्स। मैंने नैनो टेक्नोलॉजी की जेनरेशंस के बारे में भी सुना है, उसका क्या मतलब है? वो इसके विकास की एक टाइमलाइन है। पहली जनरेशन पैसिव नैनो स्ट्रक्चर्स थी, एक काम के लिए डिजाइन किए गए मटेरियल्स जैसे सनस्क्रीन में नैनो पार्टिकल्स या कोटिंग्स। दूसरी जनरेशन एक्टिव नैनो स्ट्रक्चर्स हैं जो कुछ कर सकती हैं, जैसे टारगेटेड ड्रग डिलीवरी कैप्सूल्स या ट्रांजिस्टर्स। और हम अब तीसरी में हैं? हाँ, तीसरा जिसमें हम अब प्रवेश कर रहे हैं सिस्टम्स ऑफ नैनो सिस्टम्स है, जैसे एक चिप पर एक छोटी नैनो लैब या नैनो रोबोट्स। भविष्य चौथी जनरेशन मॉलिक्यूलर नैनो सिस्टम्स है, जहां हमारे पास इंटेलिजेंट सिस्टम्स होंगे जो चीजों को एटम बाय एटम बनाएंगे, बिल्कुल जैसे बायोलॉजी करती है। फैसिनेटिंग। तो ये अविश्वसनीय रूप से छोटी चीजें बनाई कैसे जाती हैं? नैनो मैन्युफैक्चरिंग क्या है? 2 मूलभूत रूप से अलग अप्रोचेस हैं। पहला है टॉप डाउन। इसमें आप बड़े से शुरू करते हैं? हाँ, इसमें आप मटेरियल के एक बड़े टुकड़े से शुरू करते हैं और उसे नैनो स्केल तक कार्व, एच या स्कल्प्ट करते हैं। कंप्यूटर चिप्स इसी तरह लिथोग्राफी नाम की एक प्रक्रिया का इस्तेमाल करके बनाई जाती हैं। ये संगमरमर के एक ब्लॉक के साथ एक मूर्तिकार होने जैसा है। और दूसरा अप्रोच लेगोस से बनाने जैसा? बिल्कुल, केमिकल सेल्फ असेंबली जैसी टेक्निक्स जहां मॉलिक्यूल्स को अपने आप जगह पर स्नैप होने के लिए डिजाइन किया जाता है, बॉटम अप है। प्रकृति बॉटम अप मैन्युफैक्चरिंग की अल्टीमेट मास्टर है। टॉप डाउन एक मूर्तिकार की तरह बॉटम अप लेगोस से बनाने जैसा, मुझे ये पसंद आया। तो चलो एप्लीकेशंस की बात करते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी में पहले से ही है ना? हाँ, ज्यादातर लोगों के अनुमान से कहीं ज्यादा। रोजमर्रा की जिंदगी में आप इसे दाग प्रतिरोधी कपड़ों में, सनस्क्रीन्स में पाते हैं जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, जो त्वचा पर पारदर्शी होते हैं लेकिन यूवी प्रकाश को रोकते हैं। और फ्यूल बचाने के लिए कार्स और प्लेन्स को हल्का बनाने में भी। हाँ, नैनो कंपोजिट्स के साथ। और इलेक्ट्रॉनिक्स में ये मोर्स लॉ को जिंदा रखने वाला हीरो है ना? बिल्कुल, मोर्स लॉ। ये अवलोकन की एक चिप पर ट्रांजिस्टर्स की संख्या लगभग हर 2 साल में दुगनी हो जाती है, एक भौतिक सीमा तक पहुंच रहा था। नैनो टेक्नोलॉजी ही वजह है कि हमारे फोन्स हर साल ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। हाँ, हम अब कुछ ही नैनोमीटर्स के फीचर्स वाले ट्रांजिस्टर्स बना रहे हैं। QLED डिस्प्लेज और फ्लेक्सिबल सर्किट्स भी नैनो टेक्नोलॉजी के प्रत्यक्ष परिणाम है। मेडिसिन का क्या? यहाँ से ये साइंस फिक्शन जैसा लगने लगता है। लेकिन ये बहुत वास्तविक है। हमारे पास टारगेटेड ड्रग डिलीवरी है, जहां नैनो पार्टिकल्स को दवा को सीधे कैंसर सेल्स तक ले जाने के लिए इंजीनियर किया जाता है, स्वस्थ सेल्स को नजरअंदाज करते हुए, जिससे कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स कम हो जाते हैं। और हमारे पास नैनो बायोसेंसर्स हैं जो आपके खून में बीमारी के मार्कर्स का बहुत शुरुआती चरण में पता लगा सकते हैं। और हम टिश्यू इंजीनियरिंग के लिए नैनो स्कैफोल्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। भविष्य में मेडिकल नैनो रोबोट्स भी हो सकते हैं जो आपके शरीर के अंदर से सर्जरी करेंगे। और एनवायरनमेंट और एग्रीकल्चर के लिए संभावना बहुत बड़ी है। अत्यंत कुशल जल शोधन के लिए नैनो फिल्टर्स, कारों से प्रदूषण कम करने के लिए नैनो कैटलिस्ट और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ज्यादा कुशल सोलर सेल्स। एग्रीकल्चर में नैनो फर्टिलाइजर्स। हाँ, नैनो फर्टिलाइजर्स जो पोषक तत्वों को सीधे पौधे की जड़ों तक ज्यादा कुशलता से पहुंचाते हैं, नदियों में रासायनिक बहाव को कम करते हैं, नैनो पेस्टिसाइड्स कीटों को ज्यादा सटीकता से लक्षित कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा है। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी का क्या? यहाँ क्या हो रहा है? भारत बहुत प्रोएक्टिव रहा है। सरकार ने 2007 में नैनो मिशन शुरू किया था, R&D को बढ़ावा देने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT MITI की भी एक प्रमुख नैनो टेक्नोलॉजी पहल है। इसका कोई रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल? IFFCO फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव से एक फैंटास्टिक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है। उन्होंने नैनो यूरिया और नैनो डैप लॉन्च किया है। ये कैसे अलग है?
नैनो यूरिया की एक 500 ml की बोतल पारंपरिक यूरिया के पूरे 45 किलोग्राम के बैग को रिप्लेस कर सकती है। सिर्फ 500 ml? हाँ, इसे पत्तियों पर स्प्रे किया जाता है और पौधा इसे ज्यादा कुशलता से अब्जॉर्ब करता है। इससे मिट्टी और पानी का प्रदूषण कम होता है, किसान के लिए सस्ता है और फसल की उपज बढ़ती है। ये भारतीय नैनो टेक्नोलॉजी के लिए एक विशाल सफलता की कहानी है। इन सभी अनोखे लाभों के साथ एक दूसरा पहलू भी होना चाहिए। चिंताएं और चुनौतियां क्या हैं? बिल्कुल, और उनके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। प्राथमिक चिंता नैनोटॉक्सिकोलॉजी है, इन छोटे कणों का मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर दीर्घकालिक प्रभाव को समझना। क्या वे सुरक्षित हैं? हाँ, क्या होता है जब वे हमारे शरीर या इकोसिस्टम में जमा हो जाते हैं? हमें और रिसर्च की जरूरत है। ड्यूल यूज के नैतिक मुद्दे भी हैं, इस टेक्नोलॉजी की निगरानी या हथियारों के लिए इस्तेमाल होने की संभावना। और जैसे जैसे हम मानव एनहांसमेंट के करीब आएंगे, हमें बहुत जटिल सामाजिक प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, इसलिए हमें इस शक्तिशाली टेक्नोलॉजी को जिम्मेदारी से विकसित करने के लिए मजबूत विनियमों और खुली सार्वजनिक चर्चा की जरूरत है। डिटेल्स का जिक्र किया था। मुझे लगता है अब समय आ गया है कि हम उस पर और वो परिवहन से कैसे जुड़ता है उस पर गहराई से उतरें। परफेक्ट टाइमिंग। चलो फिजिक्स के सबसे अनोखे फिनोमेना में से एक में गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमारे भविष्य को कैसे आकार दे सकता है। टॉपिक नेम: सुपर कंडक्टिविटी, ब्रॉड माइक्रो थीम। इलेक्ट्रिसिटी विद जीरो लॉस। ठीक है, चलो इसे तोड़ते हैं। सुपर कंडक्टिविटी आखिर है क्या? सुपर कंडक्टिविटी पदार्थ की एक अवस्था है जहां कुछ मटेरियल्स जब एक विशिष्ट क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे ठंडा किया जाता है तो दो अनोखे गुण प्रदर्शित करते हैं। पहला, जैसा कि हमने कहा, उनके पास जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है। मतलब बिजली हमेशा के लिए बह सकती है? सिद्धांत में हाँ, एक सुपर कंडक्टिंग तार के लूप में बहने वाली एक विद्युत धारा बिना किसी शक्ति स्रोत के हमेशा के लिए बह सकती है। और दूसरा गुण? दूसरा, और ये मुख्य है, माइसनर इफेक्ट है। एक सुपर कंडक्टर अपने अंदर से सभी चुंबकीय क्षेत्रों को सक्रिय रूप से बाहर निकाल देता है। इसी वजह से एक हल्का चुंबक एक सुपर कंडक्टर के ऊपर तैरता है जिसे लिक्विड नाइट्रोजन से ठंडा किया गया है। बिल्कुल, ये सिर्फ रिपल्शन नहीं है। सुपर कंडक्टर सतह पर ऐसे करंट्स बना रहा है जो चुंबकीय क्षेत्र को पूरी तरह से कैंसिल कर देते हैं। इसके पीछे का साइंस क्या है? इलेक्ट्रॉन्स अचानक प्रतिरोध करना बंद क्यों कर देते हैं? पारंपरिक कम तापमान वाले सुपर कंडक्टर्स के लिए इसका स्पष्टीकरण BCS थ्योरी कहलाता है, जिसे नोबेल प्राइज मिला था। ये जटिल है, लेकिन सार रूप में जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन मटेरियल के क्रिस्टल लैटिस से गुजरता है, वो एक छोटा सा कंपन पैदा करता है जो दूसरे इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है। और ये दो इलेक्ट्रॉन्स एक जोड़ी बनाते हैं? हाँ, जिसे कूपर पेयर कहते हैं। ये जोड़ी लैटिस के माध्यम से एक अकेले अस्तित्व के रूप में चलती है और ये बिना टक्कर में ऊर्जा खोए ऐसा कर सकती है, इसलिए जीरो रेजिस्टेंस। पर ये हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स पर लागू नहीं होता? नहीं, उनके लिए मैकेनिज्म अभी भी एक रहस्य है और फिजिक्स की सबसे बड़ी अनसुलझी समस्याओं में से एक है। और एप्लीकेशन सभी फ्यूचरिस्टिक है ना? कई हैं, लेकिन कुछ पहले से यहाँ है। हॉस्पिटल्स में MRI मशीन्स मानव शरीर की विस्तृत छवियां बनाने के लिए शक्तिशाली सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स का इस्तेमाल करती हैं। और पार्टिकल एक्सेलरेटर्स? हाँ, जैसे CERN में जिसने हिग्स बोसॉन की खोज की थी, कणों को प्रकाश की गति के करीब चलाने के लिए हजारों सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स का इस्तेमाल करता है। फ्यूचर एप्लीकेशंस में लॉसलेस पावर ग्रिड्स और मैग्लेव ट्रेन्स शामिल हैं। हाँ, और वे बड़ी पैमाने पर क्वांटम कंप्यूटर्स बनाने के लिए भी एक मौलिक टेक्नोलॉजी है। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि अधिकांश सुपर कंडक्टर्स को महंगी क्रायोजेनिक कूलिंग की जरूरत होती है। ठीक है, प्रैक्टिस का समय। प्रैक्टिस क्यों? माइजनर इफेक्ट को अपने शब्दों में समझाने की कोशिश करें, इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए कि ये कैसे एक चुंबक को हवा में तैराता है। बहुत अच्छे से कहा। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, सुपर कंडक्टर्स ऊर्जा हानि के बिना बिजली का संचालन करते हैं और चुंबकों को लेविटेट कर सकते हैं, जिससे कई शक्तिशाली भविष्य की टेक्नोलॉजी संभव होती हैं। ये हमें हमारे आखिरी टॉपिक पर बिल्कुल आसानी से ले जाता है। अगर सुपर कंडक्टर्स चुंबकों को तैरा सकते हैं, तो क्या हम एक ट्रेन को तैरा सकते हैं? तुमने अभी अभी हमारे आखिरी टॉपिक के मूल सिद्धांत का वर्णन किया है। टॉपिक नेम: मैग्लेव, यानी मैग्नेटिक लेविटेशन। ब्रॉड माइक्रो थीम: ट्रेन्स दैट फ्लाई ऑन मैग्नेट्स, मैग्लेव। तो ये एक परिवहन प्रणाली है जहां ट्रेन्स चुंबकत्व का इस्तेमाल करके ट्रैक के ऊपर तैरती हैं, इसलिए कोई फ्रिक्शन नहीं होता। बिल्कुल सही। उनके पास पहिए, एक्सल्स या बेरिंग्स नहीं होते हैं। इसके कितने टाइप्स हैं? दो मुख्य प्रकार की मैग्लेव टेक्नोलॉजी है। पहली है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सस्पेंशन या EMS। ये शंघाई में इस्तेमाल होती है। ये कैसे काम करती है? ये ट्रेन के नीचे पारंपरिक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल करती है, जो स्टील गाइडवे की तरफ ऊपर की ओर आकर्षित होते हैं। ये आकर्षण का सिद्धांत है, जैसे एक चुंबक आपके फ्रिज से चिपकता है। और दूसरा प्रकार इलेक्ट्रोडायनेमिक सस्पेंशन या EDS है, जो जापान के SC मैग्लेव में इस्तेमाल होता है। ये ट्रेन पर शक्तिशाली सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स का इस्तेमाल करता है। और ये रिपल्शन का सिद्धांत है। हाँ, जैसे जैसे ट्रेन चलती है, ये चुंबक गाइडवे पर कॉइल्स में करंट प्रेरित करते हैं, जो एक शक्तिशाली प्रतिकर्षण बल बनाता है, ट्रेन को ऊपर की ओर धकेलता है, जैसे दो चुंबकों के नॉर्थ पोल्स को एक साथ धकेलने की कोशिश करना। तो EMS ट्रेन को ऊपर खींचता है और EDS उसे ऊपर धकेलता है। एक आकर्षण है, एक प्रतिकर्षण। वे आगे कैसे बढ़ते हैं? दोनों सिस्टम्स गाइडवे में बने एक लीनियर मोटर का इस्तेमाल करते हैं। ट्रैक में कॉइल्स को एक क्रम में ऊर्जा दी जाती है, जिससे एक बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बनता है, जो ट्रेन पर लगे चुंबकों को धकेलता और खींचता है, उसे अविश्वसनीय सटीकता और गति से आगे बढ़ाता है। मतलब एक इलेक्ट्रिक मोटर जिसे खोलकर ट्रैक पर लेटा दिया गया हो। एग्जैक्टली। इस सिस्टम के फायदे क्या हैं? ये तो कमाल का लग रहा है। मुख्य लाभ अत्यधिक गति है।
पहियों से कोई फ्रिक्शन ना होने और ऊंचाई पर बहुत कम हवा प्रतिरोध के साथ ये ट्रेन्स आसानी से 500-600 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति प्राप्त कर सकती हैं। और सफर भी अविश्वसनीय रूप से स्मूथ और शांत होता है, और क्योंकि कोई भी चलने वाले पुर्जे संपर्क में नहीं होते, इसलिए बहुत कम घिसाव होता है, जिससे मेंटेनेंस लागत कम होती है। कुछ चुनौतियां तो होनी ही चाहिए, वरना हम उन्हें हर जगह देखते। सबसे बड़ी चुनौती अपार इंफ्रास्ट्रक्चर लागत है। आप एक मैग्लेव ट्रेन को परंपरागत ट्रैक पर नहीं चला सकते। आपको एक समर्पित गाइडवे बनाना पड़ेगा। हाँ, एक समर्पित अत्यंत सटीक गाइडवे बनाना पड़ेगा, जो बेहद महंगा है। टेक्नोलॉजी भी बहुत जटिल है, इसीलिए अभी के लिए हम उन्हें सिर्फ चाइना, जापान और साउथ कोरिया जैसी कुछ जगहों पर ही चलते हुए देखते हैं। और ये हाइपरलूप कॉन्सेप्ट क्या है, जिसके बारे में मैं सुनती रहती हूँ? क्या ये इससे संबंधित है? हाइपरलूप अगला तार्किक कदम है। ये इवन मस्क द्वारा प्रस्तावित एक कंसेप्ट है जो मैग्लेव के आइडिया को लेता है और उसे एक बंद, कम दबाव वाली ट्यूब के अंदर रखता है। इससे क्या होगा? अधिकांश हवा को हटाकर और इस प्रकार हवा प्रतिरोध, जो ऊंची गति पर सबसे बड़ी बाधा है, पॉड्स सैद्धांतिक रूप से सुपरसोनिक के करीब 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति से यात्रा कर सकते हैं। ये अभी भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। हाँ, लेकिन ये मैग्लेव टेक्नोलॉजी को वैक्यूम ट्यूब ट्रांसपोर्ट के साथ जोड़ता है ताकि परिवहन का एक संभावित 5वां मोड बनाया जा सके। ये भविष्य के लिए एक बहुत ही उत्साहजनक दृष्टि है। सच में बहुत उत्साहजनक है। चलो एक प्रैक्टिस क्यों करते हैं? प्रैक्टिस क्यों? मुख्य अंतर कहने का अभ्यास करें। EMS attracts the train up, EDS repels the train up. परफेक्ट। मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, मैग्लेव अविश्वसनीय गति से ट्रेनों को तैराने और आगे बढ़ाने के लिए शक्तिशाली चुंबकों का इस्तेमाल करता है, जो परिवहन के भविष्य की एक झलक प्रस्तुत करता है। ये सच में एक अविश्वसनीय यात्रा थी। ठीक है, चलो इसको समेटते हैं। आज हमने मटेरियल साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी की अद्भुत दुनिया की खोज की। हमने ग्राफीन और कार्बन नैनोट्यूब्स जैसे क्रांतिकारी मटेरियल्स के बारे में सीखा, जो हमारे भविष्य को आकार देंगे। हमने समझा कि कैसे नैनो टेक्नोलॉजी छोटे की विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन और पर्यावरण में बड़ी क्रांतियां ला रही है। हाँ, और अंत में हमने सुपर कंडक्टिविटी और मैग्लेव ट्रेन्स जैसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज के पीछे के साइंस को समझा, जीरो रेजिस्टेंस से लेकर उड़ने वाली ट्रेनों तक। अब हमारे लिसनर्स के सोचने के लिए कुछ सवाल, ताकि सीख को एकदम पक्का कर लिया जाए। 1. ग्राफीन की वो 3 मुख्य प्रॉपर्टीज क्या हैं जो उसे वंडर मटेरियल बनाती हैं? 2. नैनो मैन्युफैक्चरिंग में टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच के बीच मुख्य अंतर क्या है? 3. एक मैगयानव ट्रेन एक पारंपरिक ट्रेन से इतनी ज्यादा तेज क्यों जा सकती है? कोई 2 मुख्य कारण बताइए। 4. एक स्मार्ट मटेरियल का उदाहरण दें, जैसे शेप मेमोरी अलॉय, और उसके इनपुट और आउटपुट को समझाएं। उसे क्या ट्रिगर करता है और वो उसके जवाब में क्या करता है? 5. नैनो फर्टिलाइजर्स, जैसे भारत में नैनो यूरिया पारंपरिक फर्टिलाइजर्स से कैसे अलग और बेहतर है। और 6. एक सुपर कंडक्टर के 2 परिभाषित गुण क्या हैं? और ये रहा आपका चैलेंज। अपने आसपास देखो और एक ऐसी चीज खोजो जिसे नैनो टेक्नोलॉजी या किसी स्मार्ट मटेरियल का यूज करके बेहतर बनाया जा सकता है। एक सेल्फ क्लीनिंग विंडो, एक शर्ट जो आपको ठंडा करती है। अपना आइडिया कमेंट्स में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब करना, अपना फीडबैक देना और इस ज्ञान को फैलाने के लिए शेयर करना ना भूलें। और आपके लिए एक आखिरी विचार, जैसे जैसे हम पदार्थों को एटम बाय एटम डिजाइन करने की शक्ति प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे पदार्थ बना रहे हैं जिनके गुण प्रकृति ने कभी नहीं चाहे। क्या हम सिर्फ बेहतर इंजीनियर्स बन रहे हैं, या हम ब्रह्मांड के नियमों के साथ मौलिक रूप से खेल रहे हैं? और उस शक्ति के साथ क्या जिम्मेदारियां आती हैं? थोड़ा सोच लो।